नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के क्रम में ब्लैक हॉल की घटना, अलीनगर की संधि, उसके बाद में हमने प्लासी का युद्ध, उसके परिणाम और प्लासी के युद्ध के बाद में मीर कासिम, मीर जाफर, ये जो शासक हैं, प्लासी के युद्ध के परिणामों के ऊपर हमने दृष्टिपात किया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से बंगाल पर ब्रिटिश शासन की स्थापना के क्रम में जो हम कह रहे हैं कि जो प्लासी का युद्ध था, उस युद्ध के बाद में जो जो परिणाम जो है वो मुख्य रूप से उस युद्ध के निकले, और मीर कासिम का गद्दी पर बैठना, क्योंकि पहले मीर जाफर को बैठाया जाता है। मीर जाफर अंग्रेजों की जो धन की लिप्सा है उसको शांत नहीं कर पाता है, तो फिर उसको हटा करके वापस मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल की गद्दी पर नवाब का पद ग्रहण करने वाले व्यक्तियों में अगर सबसे योग्य कोई था तो वो था मीर कासिम। और हमने देखा है कि उसने किस किस तरह से चेंजेस किए थे। मीर कासिम ने विशेष रूप से उसने राजधानी का ट्रांसफर किया, उसने यूरोपीय तकनीक पर अपनी सेना को गठित करने के लिए जो व्यवस्था की, उसने बंदूक के बनाने का कारखाने जो मुंगेर में स्थापित किए, तो तोपखाना स्थापित किया। इसके अलावा अपनी सेना को ट्रेंड करने के लिए यूरोपियन जो है वो ट्रेनर उसने स्थापित किए। यानी जो पूरा एक उसने समझ लिया था कि अगर अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो हमें अपनी युद्ध नीति के अंदर और सैनिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से हमें मजबूत होना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर जो बैठाया था, उसको गद्दी पर बैठाने के पीछे उनकी जो महत्वपूर्ण धारणा थी, वो धारणा यह थी कि वो मीर कासिम के द्वारा या मीर कासिम के माध्यम से बंगाल में अपने हितों की पूर्ति करना चाहते थे। लेकिन मीर कासिम के जो सारे काम हैं वो काम तो एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह से जो मीर कासिम के काम हैं, उन कामों से अंग्रेजों को अपनी अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। अब उन्होंने वापस, अब इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बक्सर का युद्ध है। तो बक्सर के युद्ध से पहले की घटनाएं हैं उसकी थोड़ी बहुत भूमिका हम बता देते हैं आपको। यानी मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा, हम मुख्य मुख्य बात के अंदर ये देखते हैं, इसमें मुख्य मुख्य कौन कौन सी बातें हैं। तो जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों का यही विचार था कि ये भी जो एक तरह सा जो है वो कठपुतली साबित होगा, लेकिन वो कठपुतली नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जो मेन बात थी कि जो 1760 की जो संधि हुई थी मीर कासिम के और अंग्रेजों के बीच में, और संधि के तहत जो अंग्रेज चाहते थे एक कठपुतली शासक, लेकिन मीर कासिम ऐसा कठपुतली शासक सिद्ध नहीं हुआ। हम बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं, तो बक्सर के युद्ध से पहले ध्यान रखें, प्लासी के बाद में मीर जाफर को बैठाया, मीर जाफर को हटा करके 1760 के अंदर वापस मीर कासिम को बैठाया जाता है। मीर कासिम ने फिर भी देखा कि भाई
हाँ, अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो सबसे पहले वो क्या क्या काम करता है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वो राजधानी का ट्रांसफर करता है, यूरोपीय तकनीक पर अपनी सेना का गठन करने का प्लान बनाता है, वो बंदूकों के कारखाने स्थापित करता है। इससे से कई वो ऐसे काम करता है जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। वास्तव में अगर कोई काम देखा जाए, यानी मीर कासिम का वास्तविक उद्देश्य था अंग्रेजों की शक्ति को अधिक बढ़ने से रोकना, अंग्रेजों की शक्ति को अधिक बढ़ने से रोकना और अपनी शक्ति को कम होने से रोकना। तो यहां पर वो खुद को भी शक्तिशाली बना रहा है, या यूं समझिए कि वो खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहता है मीर कासिम। यानी वो संधि का पालन तो करना चाहता है, लेकिन वो अपने तरीके से। तो अब जो ये काम कर रहा था, उन कारणों को लेकर के, इन कार्यों से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में धीरे धीरे क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गए। कंपनी के बीच में मतभेद आरंभ हो गए, झगड़े बढ़ गए जो बक्सर के युद्ध के कारण थे। एक और महत्वपूर्ण बात है यहां पर हमें समझनी होगी, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो मुख्य रूप से जो बात है वो है दस्तक प्रणाली। तो ये दस्तक प्रणाली क्या है कि जो जो काम मीर कासिम के द्वारा बंगाल में किए जा रहे हैं, दस्तक अंग्रेजों को मुगलों के द्वारा दिया गया एक चुंगी मुक्त व्यापार का परमिट था, हमें ऐसे समझना है। यानी एक सर्टिफिकेट था, एक ऐसा एक परमिट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी पूरे बंगाल में कहीं पर भी बिना कोई टैक्स दिए, यानी बिना कोई चुंगी दिए, अपने माल की आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते थे। यानी उनको कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। अब यहाँ पर भारतीयों के संदर्भ में देखिए, भारतीय व्यापारी यानी बंगाल का कोई व्यापारी है, यहाँ का स्थानीय व्यापारी है, भारतीय व्यापारी जिसको हम कहते हैं, वो अगर अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसको नियमानुसार टैक्स देना पड़ेगा बंगाल के नवाब को। लेकिन कंपनी को ये छूट मिली हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, जिसको क्या कहा गया, दस्तक। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि कंपनी तो फ्री में व्यापार कर रही है, लेकिन अब कंपनी इसमें बदमाशी कर रही है। कंपनी के जो कर्मचारी है वो अपने निजी हित के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें वो भारतीय व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं, और भारतीय व्यापारियों से संपर्क करके वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें आपका जो सामान है वो दे दीजिए। ध्यान लिखते, ये क्या क्या है, दस्तक। दस्तक है, और जिसमें हम देखेंगे कि जो भारतीय व्यापारियों से वो बात करके ये कह रहे हैं कि आप हमें आपका सामान दे दीजिए, और जो टैक्स आप नवाब के यानी बंगाल के खजाने में जमा करा रहे हैं, आपका टैक्स जो जा रहा है बंगाल की सरकार को देना पड़ रहा है, बंगाल के नवाब को देना पड़ रहा है, उससे भी कम टैक्स में, कम पैसों में हम आपका जो सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देंगे। तो भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा था, तो उन्होंने इसके लिए अंग्रेजों को माध्यम बनाना शुरू किया, और इसके लिए जो कह रहे थे कि भाई जो भारतीय व्यापारी है, भारतीय व्यापारी अब अंग्रेज से संपर्क में आ रहे हैं और वो अपना सामान अंग्रेजों को दे रहे हैं, और अंग्रेज उस सामान को खुद अपने स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसका नुकसान कहाँ हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जो कर, या यूं कहे कि जो पैसा पहले चुंगी के रूप में भारतीय यानी बंगाल के खजाने में आता था भारतीय व्यापारियों का, अब वो बंद हो गया, क्योंकि अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, कंपनी के कर्मचारियों के पास में, कंपनी के पास में वो पैसा एक तरह से लेके जाए। इस बात की जानकारी जब मीर कासिम को लगी
कि अंग्रेज तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, भारतीय व्यापारी भी टैक्स दे रहे थे, उसमें भी अब कमी आ रही है। इसका मतलब वो अंग्रेजों के माध्यम से अपने सामान की जो आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर रहे हैं। तो उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने पूरा जो व्यापार है भारतीय व्यापार का भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अंग्रेज फ्री तो आप भी फ्री, आपको भी कोई टैक्स नहीं देना है। अब क्या हुआ कि भारतीय व्यापारियों और अंग्रेजी व्यापारियों के बीच में मुकाबला खड़ा हो गया। अब क्यों हुआ उसको थोड़ा समझने वाली बात है। उसको हम ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझे कि कोई सामान है वो 100 रुपए का है। वो सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर 10 रुपए की चुंगी लगी, तो सामान की कीमत हुई 110 रुपए। उसके ऊपर हमने 10 रुपए अपना मुनाफा जोड़ा, 120 रुपए। तो भारतीय व्यापारी अगर उस सामान को बेचेगा तो 120 का कम से कम बेचेगा वो, जिसमें उसको 10 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। यानी 110 से नीचे तो वो बेच ही नहीं सकता है। 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए की चुंगी खर्चा हो गया, और अब उसके ऊपर 10 रुपए और वो कमाना चाहता है, तो 120 में वो बेचेगा। अब यहां पर एक अंग्रेजी जो व्यवस्था है दस्तक के द्वारा, वही 100 रुपए की वस्तु, अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना है, वो 10 रुपए का मुनाफा रखते हैं। तो जो वस्तु भारतीय व्यापारी 120 में बेचेंगे, वो वस्तु ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी 110 में बेचेंगे। तो सीधी सी बात है, पब्लिक कौन सी वस्तु खरीदेगी, जो सस्ती मिलेगी। इसका ही दुष्परिणाम ये हुआ कि भारतीय व्यापार जो पिछड़ गया। तो अब मीर कासिम ने जब ये टैक्स दस्तक प्रणाली खत्म कर दी, भारतीय व्यापारियों को भी वही अधिकार दे दिया कि आप भी अपने सामान को इधर से इधर ले जाओ, बंगाल के व्यापारी को कहा। अब ये दोनों के बीच में झगड़े के कारण बने। सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों के बीच में झगड़े का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। यानी जो अंग्रेज है वो कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाल में एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके हितों को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो अब उन्होंने इस मीर कासिम को हटाने का षड्यंत्र आरंभ कर दिया। तो ये इस तरह से धीरे धीरे छोटे मोटे झगड़े होते गए। बक्सर के युद्ध से पहले ही ये झगड़े शुरू हो गए थे, और अंत में ये होता है कि मीर कासिम को वहां से हटना पड़ता है, और आगे चल करके जो बक्सर का युद्ध होता है, उस बक्सर के युद्ध यानी 1763 के आसपास से आप ये समझिए कि ये जो सारी घटनाएं घटित हो रही है वो एक तरह से बक्सर के युद्ध की भूमिका है, और उसको हटा दिया जाता है बंगाल के नवाब के पद से। वो जाता है कहां पर, वहां से जाता अवध। यानी मीर कासिम को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और वो भाग करके कहां जाता है, अवध जाता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि अवध के अंदर उस समय कौन कौन है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब भाग करके वहां जा रहा है। अंग्रेज जब उसको गद्दी से हटा देते हैं तो वो भाग के कहां जा रहा है, अवध में जाके शरण लेता है। और वहां पर अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और वहीं पर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, हिंदुस्तान का शहंशाह, वहां पर रुका हुआ था। और ये तीनों मिलकर के प्लान बनाते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर, अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश से एक त्रिस्तरीय गठबंधन जो है वो बनता है। उसमें कौन कौन है, उसमें है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर के ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम बंगाल से यानी हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देंगे। तीनों सेनाएं यानी तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में
आकर के इकट्ठी हो जाती है। बिहार में बलिया के पास में ये जगह पड़ती है। हाँ, बलिया से लगभग 40 किलोमीटर के पास में बक्सर के स्थान है। वहां पर ये तीनों सेनाएं जो है वो आकर के अपना मोर्चा संभालती है और इधर से अंग्रेजी सेना भी इनकी टक्कर लेने के लिए रवाना होती है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सरकार, सॉरी कंपनी सरकार, या यूं कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। क्लाइव ने उस युद्ध को जीता था अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी रणनीति के द्वारा। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कर रहा है कैप्टन मुनरो। बहुत ही योग्य सेनापति है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, बहुत ही होनहार। अब कैसे होनहार है वो बक्सर का परिणाम सिद्ध करेगा। तो दोनों सेनाएं बक्सर के मैदान में आमने सामने होती है। 3 घंटे तक ये युद्ध चलता है और निर्णय सभी को मालूम है, ये बाजी अंग्रेजों के हाथ में रहती है। जैसे ही बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाएं हारती है, सबसे पहले शाह आलम जो है वो अपना दल बदल देता है और बदल करके किस पाले में चला जाता है? अंग्रेजों के खेमे में। तो उसको मालूम है कि अंग्रेजों से हम ज्यादा मुकाबला कर नहीं सकते। जब तीनों की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है तो अकेला मुगल सम्राट क्या करेगा? तो वो तो सीधा अंग्रेजों से मिल जाता है। मीर कासिम वहां से भाग जाता है और कहते हैं कि 1777 में वो अज्ञातवास में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली के इर्द गिर्द। अवध का नवाब सिराजुद्दौला वो भी एक तरह से सरेंडर कर देता है अंग्रेजों के सामने। अगर बक्सर के युद्ध के बारे में हम थोड़ा बहुत दृष्टिपात करें तो बक्सर के युद्ध के बहुत ही जो है वो दूरगामी परिणाम जो है वो हिंदुस्तान पर पड़े थे। बक्सर के युद्ध का सैनिक और राजनीतिक बहुत महत्व है, क्लासिक युद्ध से भी ज्यादा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, ये तीनों एक तरह से कहिए कि अब अंग्रेजों के कठपुतली बन गए, पूर्ण रूप से कठपुतली बन गई। अब यानी किसी की हैसियत नहीं है हिंदुस्तान में कि वो अंग्रेजों से टक्कर ले सके उस समय। इन तीनों की संयुक्त सेना को अपने बोनेपन का एहसास हो गया अंग्रेजी सेना के सामने। यानी उनको एहसास हो गया कि संख्या में हम भले कितने ही ज्यादा हो, लेकिन रणनीति, तकनीक, युद्ध कौशल के अंदर अंग्रेज हमारे ऊपर हावी रहेंगे। यानी अपने बौनापन का उनको एहसास हो गया। आगे चल करके थोड़े बहुत जो विरोध के स्वर हम देखते हैं कि मराठों के अंदर थे और सिखों में थे, वो लेकिन वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हो गए थे। बक्सर के युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक रहा। एक तरह से दास्ता का एक शब्द लिख दिया उसने हमारी हथेली पर, जो 1947 में जाकर ही मिटा है। मीर जाफर फिर से बंगाल की गद्दी पर है। ये बाद में मीर जाफर जब मर जाता है तो उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो कैप्टन मुनरो के द्वारा इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति अब नहीं रहता एक तरह से। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में और बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। यानी बंगाल में तो हुई, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उससे आगे इधर बढ़ते हैं उत्तर भारत की ओर, तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति, यानी मीर कासिम के बाद में अब बंगाल में जो भी नवाब आए वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन है। अब ये हमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। तो मीर कासिम के बाद में मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है और मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1765 को। तो उसके बाद में उसका एक अयोग्य पुत्र होता है निजामुद्दौला, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है और उसके साथ में अंग्रेज एक संधि करते हैं और संधि की शर्तों के अनुसार रक्षा व्यवस्था, सेना, वित्तीय मामले, बाहरी संबंध, इन सभी पर नियंत्रण
अंग्रेजों का रहता है, और बदले में नवाब को कितने मिलेंगे? 53 लाख रुपए वार्षिक। यानी 53 लाख रुपए वार्षिक बंगाल के नवाब को मिलेंगे। बाकी सारी शक्तियां, सारे अधिकार, विशेष रूप से प्रशासनिक और वित्तीय, वो सारे अधिकार जो है वो अंग्रेजों को हासिल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी रणनीति के द्वारा, अपनी कूटनीति के द्वारा, पहले प्लासी की लड़ाई, फिर ये बक्सर का युद्ध जीत करके जो है वो बंगाल के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थापना उन्होंने कर दी। अब बंगाल में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना है, इसके संदर्भ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार फिर से समझ ले आप लोग। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना में सबसे पहले हम कालकोठरी की घटना, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, दस्तक प्रणाली, इन सभी को आप एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा पढ़े, क्योंकि शॉर्ट नोट के अंदर या बड़े प्रश्न के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार और